morning, students. Myself, Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betya Chami. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके क्षितिज पाठ पुस्तक के गद्य खंड से प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी प्रेमचंद की जीवनी पर एक नजर डालते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंग भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी मूल रचनाओं का विषय माना जाता है। मुख्यतः ये समाज में स्त्रियों की जो दुर्दशा थी, समाज की जो दुर्दशा थी, मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी, उस पर इनका लेखन का कार्य ये अधिक किया करते थे। प्रेमचंद का कथा साहित्य अत्यंत व्यापक था। उसमें मनुष्य ही नहीं, इनमें पशु पक्षियों के विषय में भी इनकी अद्भुत आत्मीयता देखने को प्राप्त होती है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज और कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। दो बैलों की कथा में दो बैलों के विषय में बताया गया है। इन दो बैलों का नाम है हीरा और मोती। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों बैल बहुत ही अधिक स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी थे। ये एक दूसरे से मूक भाषा में बात किया करते थे और उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता था। दोनों की आत्मीयता, भावनात्मक रूप से इनका जो संबंध था एक दूसरे से, मानव जाति से मिलता जुलता देखने को प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पढ़े दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। निरापद में सुरक्षित और सहिष्णुता में सहनशीलता। गधे के अंदर बच्चों सहनशीलता बहुत अधिक होती है, जिसके की कारण उसको ये पदवी दे दी गई है। इसका यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि उसकी सहनशीलता के कारण उसको ये पदवी दी गई है। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायासी सींगनी का रूप धारण कर लेती है। एक तरह से देखा जाए तो गाय को बहुत ही सीधा माना जाता है, परंतु कभी कभी गाय भी सींग मार देती है।
अनायास ही वो सींग मार देती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय अर्थात जो अपने नए बच्चे को जन्म देती है, वैसी गाय को ब्याई हुई गाय कहा जाता है। वैसी गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात बहुत अधिक आक्रोशित हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। कुत्ता भी बहुत सीधा जानवर माना जाता है। जब तक उसे छेड़ा ना जाए तब तक वो नहीं काटता है या किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि वो भी क्रोध में आ जाता है। किंतु गधे को क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का तात्पर्य हुआ क्रीड़ा करना। जब बच्चों बैसाख का मौसम आता है, बैसाख का सीजन होता है, उस समय चाहे भले ही वो धौल धप्पा कर लेता हो, वो क्रीड़ा कर लेता हो, वो खेल लेता हो, उसको एक आध बार ही कुलेल करते या क्रीड़ा करते हुए देखा जा सकता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का तात्पर्य हुआ बच्चों उदासी। गधे के चेहरे पर हर वक्त एक विषाद, एक उदासी हर पल हर क्षण छाई रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, उसे दुनिया संसार से किसी भी चीज में खुश होते हुए कभी भी नहीं देखा जा सकता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषियों मुनियों वाले जो साधु संत महात्मा वाले जो गुण होते हैं, जो उनके गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का तात्पर्य अंतिम सीमा, अंतिम सीमा तक उनके अंदर सीधापन कूट कूट कर भरा होता है। चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। उनमें सारे के सारे गुण ऋषियों और मुनियों के माने जाते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। बच्चों, जो व्यक्ति जितना सीधा होता है उसकी उतनी ही दुर्दशा होती है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इतना अधिक सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों की अफ्रीका में अत्यंत दुर्दशा होती। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। अगर मनुष्य या जो व्यक्ति है वो ईंट का जवाब जैसे को तैसा देना सीख जाते तो शायद वो सभ्य कहलाने लगते या सभी लोगों की श्रेणी में आ जाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के दाऊ का भी प्रयोग करते हैं।
कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से हमारा असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचा बताया गया है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी जो कि बैलों का मालिक था और दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति, पछाई मीन्स होता है पालतू पशुओं की एक नस्ल मानी जाती है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में बहुत अधिक सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का तात्पर्य वो आपस में वो मूक भाषा में बातें करते थे और अपने बातों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाया करते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि उनमें अवश्य ऐसी कोई गुप्त शक्ति रही होगी जो एक दूसरे की मन की बातों को बिना बोले बिना कहे समझ में उनको आ जाती थी। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते हैं, धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी। जो बहुत अधिक खुश हो जाया करते थे तो दोनों अपने सींग को लगाकर मिलाकर खुशी का प्रदर्शन कर लेते थे। उसके बिना कुछ दोस्ती अधूरी सी लगती थी, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त उन दोनों की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जिस समय उनको काम के लिए ले जाया जाता था उस समय दोनों की यही कोशिश रहा करती थी या चेष्टा रहा करती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ जो है वो मेरे कंधे पर है। हीरा चाहता था मेरे कंधे पर रहे और मोती चाहता था मेरे कंधे पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ उठते थे, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने उसे बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। गोई का तात्पर्य है बैलों की जोड़ी। गोई का तात्पर्य बैलों की जोड़ी। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को तो घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना तात्पर्य बहुत ही संकट का सामना करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। आज मैं इस कहानी को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।